नमस्कार। अभिव्यक्ति की एक और कड़ी के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति सिंह। इस श्रृंखला में हम आपको मिलवाते हैं भारत की शास्त्रीय गीत, संगीत, नृत्य से जुड़ी हस्तियों से जो हमें उस कला से संबंधित जानकारी देती हैं। अब तक हम आपको जानकारी दे चुके हैं ध्रुपद गायन, कथक और ओडिसी नृत्य के बारे में। आइए आज जानते हैं मोहन वीणा के बारे में। मोहन वीणा एक ऐसा भारतीय शास्त्रीय वाद्य यंत्र जो बना है पाश्चात्य वाद्य यंत्र गिटार को परिवर्तित करके। इसे इजाद किया है पंडित विश्व मोहन भट्ट ने। पंडित रविशंकर के शिष्य, संगीतकारों के घराने से आने वाले और ग्रैमी और पद्म सम्मान से सम्मानित पंडित विश्व मोहन भट्ट अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। मोहन वीणा के बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं स्वयं पंडित विश्व मोहन भट्ट। मैं एक शास्त्रीय संगीतज्ञ हूँ। मैं मोहन वीणा मैं बजाता हूँ और मेरी शुरुआत जयपुर के भट्ट परिवार से हुई, जिसमें शास्त्रीय संगीत की परंपरा बहुत समय से चलती आ रही है, बहुत पहले से चलती आ रही है। तो क्या होता है कि जब हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों होता है तो घर के बच्चे भी उनके कानों में संगीत जाता है और मतलब भूले भटके इधर उधर कहीं ना कहीं उनको सुनने को मिलने से वो जो एक मेमोरी में उनके स्टोर हो जाता है। तो मेरे केस में भी ऐसा ही हुआ कि मेरे मदर फादर एक वोकलिस्ट थे वो, और एक कमरे में वो रियाज कर रहे हैं, दूसरे कमरे में मेरे बड़े भाई साहब शशि मोहन जी, मेरी सिस्टर मंजू मेहता, मेरे बड़े भाई साहब महेंद्र जी, रवि जी वायलिन बजा रहे हैं। तो लिहाजा ये एटमॉस्फेयर ऐसा घर का मिला कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे स्वर समझ में आ रहा है, मुझे अपने आप ही आ रहा है सारा, मतलब मुझे एफर्ट नहीं करना पड़ा। जैसे होता है कि एक बेसिक आपको शुरू से ट्रेनिंग दी जाती है कि ये सारे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा, ये बेसिक हुआ। लेकिन इसके साथ साथ अब धीरे धीरे चीज़ें ऐसी आती हैं कि ये जो ग्रामर है वो एक तरफ रह जाता है और फिर ग्रामर से इसको आर्ट में बदलते हैं, यानी आप उसको परफॉर्मेंस का रूप देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अब आप उसको एंटरटेनिंग बनाएंगे तो कि अब इसमें जैसे अब मेरी मदर एक कमरे में रियाज कर रही हैं कि म प ध प म स रे स म ग प म ध प म प स नि रे स ध प म प ध नि ध प म प ध प म रे स नि रे स काना रे नंद नंदन परम निरंजन हे दुख भंजन काना रे नंद नंदन। तो ये केदार चल रहा है मम्मी, अब मैं गुजर रहा हूँ उधर से, पतंग उड़ाता हुआ पहुँच गया, कहीं कुछ घूमते हुए मस्ती करते हुए पहुँच गया, लेकिन कमरे के बाहर कान लगे रहते थे कि कर क्या रहे हैं ये लोग। ऐसे फिर फादर अपने स्टूडेंट्स को सिखाते थे। तो स्टूडेंट्स में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हुआ करते थे जिनको बहुत देर से समझ में आता था,
तो फादर क्या करते, बार बार वही वही गाना गाते, वही बार बार कहते कि ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, करे री आली पिया बिन। अब इसको कई बार वो बोलते थे कि अरे रे अब ये मुर्की आ गई, इसमें हरकत आ गई, इसमें क्लासिकल आ गया। एक तो होता है अरे रे आली पिया बिन, तो स्टूडेंट ऐसे गाते थे। तो वो ये कहते थे देखो तुम्हारे गाने में और मेरे गाने में क्या फ़र्क है, यानी एक इसमें जो प्रोफेशनलिज्म आना चाहिए वो कैसे आएगा कि उसमें मीड़ लानी पड़ेगी, गमक लानी पड़ेगी, मुर्कियाँ लानी पड़ेंगी, और क्लासिकल का जो एक एलिमेंट होता है वो लाना पड़ेगा, और आपको उसको इफ़ेक्टिव भी बनाना है, उसमें रस और भाव और भावना की सृष्टि भी करनी है साथ साथ। सिर्फ ये ग्रामर नहीं है कि रटाओ और उसको गा दिया और चलिए परफॉर्मेंस हो गया। ये कला है, इस कला में कलाकार को ज़्यादा सुना जाता है। हमारे शास्त्रीय संगीत की विशेषता ये है कि इसमें हम शास्त्रीय संगीत तो सुन ही रहे हैं, लेकिन इसमें हम कलाकार को बहुत सुन रहे हैं। यानी कलाकार ने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या ज्ञान हासिल किया है और वो किस सीमा तक जा सकता है, राग की कितनी मालूमात उसको है, राग की जो प्योरिटी हो, राग मतलब जो हम जो बजाते हैं उसको राग बोलते हैं, तो उसकी प्योरिटी होती है, उसमें भी एक शुद्धता होती है कि आप इधर उधर नहीं जाएंगे। जो राग में जो प्रेस्क्राइब्ड नोट्स हैं वही आप गाएंगे बजाएंगे तो वो तभी क्लासिकल कहलाएगा, वरना वो दूसरे प्रकार का संगीत हो जाएगा, जैसे कि सुगम संगीत है, ठुमरी है, गज़ल है, गीत है, चैती है, कजरी है बनारस की, और दूसरा बॉलीवुड फिल्म संगीत। तो उसमें कोई नियम नहीं होते कि तीव्रमा लगेगा कि शुद्धमा लगेगा, ये सब शास्त्र से थोड़ा दूर हो जाता है। वो भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन शास्त्र में क्या, शास्त्रीय संगीत इसलिए शास्त्रीय कहलाता है कि उसमें शास्त्र अप्लाई है, यानी उसके डूज डोंट्स होते हैं कि उसकी जो एक अनुशासन होता है राग का, वो हमको सीखना पड़ता है बरसों तक, और फिर उसको आप एग्जीक्यूट करते हैं। तो आपको राग को सही शुद्ध स्वरूप में प्रस्तुत करने की आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होती है, जो हम निभाते हैं, और वो निभा तभी सकते हैं जब हमारी जड़ें मजबूत हो, हमने शुरू से उसके बारे में सीखा हो, समझा हो, और बड़े होने तक। अभी मैं 71 साल का हूँ, मैं अभी भी सीख रहा हूँ। तो ये संगीत एक ऐसा ओशन है, मतलब समुद्र है, जिसमें आप गोते लगाते रहिए, आपको मोती बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। मैं आपको ये बता रहा था कि ये मेरी यात्रा इस तरह शुरू हुई, और सितार भी मैंने बजाया, वायलिन का भी मुझे शौक़ चढ़ा, वोकल तो था ही, तबला भी देखा। फिर एक दिन ऐसा आया कि एक फॉरेनर जो लेडी थी वो गिटार लेके आई और बोले कि मुझे गिटार पर भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखना है पिताजी से। तो जब वो आई तो पहली बार हमारे घर पे गिटार देखा मैंने कि ओ ये तो यहाँ रखा हुआ है, तो मुझे कुछ अट्रैक्शन हुआ उस साज में कि है क्या, ज़रा इसको देखें तो सही। तो वो जा रही थी, तो हमने उसको 25 रुपये में ख़रीद लिया, और फिर उस पर मैंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। आज जो आप ये देख रहे हैं ये मोहन वीणा है। इसमें जैसे वो जो तार था उसमें 6 तार थे उस साज में। अब मैंने धीरे धीरे वो तार तो हटा दिए, और फिर मैंने नए तारों का क्रम निर्धारण कर दिया, दूसरी तरीके की तार लगा दिए, ताकि जो हमारी क्लासिकल म्यूज़िक की जो आवश्यकता हैं उसके अनुरूप इसमें उसकी अवतारणा की जा सके। तो देखिए पहला तार जो है ये सा बोलते हैं, फिर दूसरा तार ये पा है, और तीसरा तार सा होता है। ये 3 मुख्य तार होते हैं। उसके बाद में एक ड्रोन स्ट्रिंग है 5, जिसमें एक चिकारी भी है। तो 5 और 3 8, तो ये ऊपर हैं। देखिए आप ये जो ब्रिज देख रहे हैं आप, इस ब्रिज में ऊपर हैं। और फिर मैंने इसमें सितार, सरोद, सारंगी और हमारे जो ट्रेडिशनल इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी भांति मैंने ये तरब का प्रोविज़न कर दिया। तरब, इसको बोलते हैं तरब, TARAB। तो इसमें क्या होता है, ये जो सिंपैथेटिक वायर्स बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि ये जब हम मेन स्ट्रिंग पे इसको बजाते हैं, इन स्वरों को जो इस पर मिले हैं, और अगर वो सही एक्यूरेट उनकी वाइब्रेशंस, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, तो वो बिना स्ट्राइक किए हुए अपने आप ही वो बजने लग जाते हैं। यानी उनकी जो गूंज है उनको हम ऐसे नहीं करते,
वो अपने आप स्वयं ही उसमें स्वर निकलने लग जाता है। ये साइंस का एक बहुत पुराना प्रिंसिपल है, मेरा बनाया हुआ नहीं है। ये तो बहुत पहले से सेम फ्रीक्वेंसी एंड इट वाइब्रेट्स ऑटोमेटिकली। तो उस प्रिंसिपल पे हमारे बुजुर्गों ने ये इसकी रचना की ताकि हम एक स्वर से आगे दूसरे बढ़ जाएं, लेकिन प्रीवियस नोट जो है वो कंटिन्यू करता है, रिंग थोड़ी देर तक बजता रहता है, तो साउंड बिकम्स वेरी सोनोरस। ये आप देखिए सारंगी में 100 तार क्यों होते हैं? उसमें ज़्यादातर तार तरब के तार होते हैं गूंज के लिए, मेन तो 3-4 होते हैं, तो उनमें ही लेकिन जो गूंज होती है उसके लिए सारे उनको 100 तार लगाने पड़ते हैं। सरोद में भी, सितार में भी। तो इसी तरह मैंने इसमें भी वही प्रोविज़न किया और फिर ये लगा दिया इसमें एक ये तुम्बा जो है, ये तुम्बा सितार, सरोद, वीणा सभी में होता है। तो ये एक मेरा एडिशन, छोटा सा मेरा क्या कहते हैं कि मेरा हम्बल कंट्रीब्यूशन इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को मैंने देने की कोशिश की। मैं ऐसा मानता हूँ कि संगीत में या किसी भी क्षेत्र में प्रगतिशील होना चाहिए। हम लोगों को कभी सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए कि ये हो गया तो अब ख़त्म हो गया सब, ऐसा नहीं होता है। इस एक ये है कि आपकी जो वो बढ़ती रहनी चाहिए, इच्छाएं बढ़ती रहनी चाहिए, अच्छा करने की जो ललक है वो कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। तो मेरा भी ऐसा ही रहा कि जो संगीत है सब बहुत बढ़िया है, सब कुछ है हमारे संगीत में, लेकिन किसी किसी के दिमाग में कुछ चीज़ आती है, तो इसलिए इसका नाम मोहन वीणा मैंने किया। सन 1967 से शुरू किया था मैंने, 1967। अब आप सोचिए कि इसको करीब करीब नहीं तो 57 साल हो गए हैं, और 57 साल में ये कुछ बदलाव भी आए, इसमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ। इसको मैंने इलेक्ट्रॉनिक कर दिया, देखिए एक वायर लगा दिया, एक पिकअप लगा दिया और इसका वॉल्यूम कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, जिससे कि साउंड का जो प्रोडक्शन है वो मैं अपने आप ठीक कर सकूं। कि मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताता हूँ कि जब हम ऑडिटोरियम में जाते हैं तो वहाँ का जो साउंड सिस्टम होता है उसके हिसाब से हमको देखना पड़ता है, यानी हम जजमेंट कर लेते हैं कि वहाँ साउंड कैसा आ रहा है। अगर वो सिस्टम अच्छा नहीं है तो हमको यहाँ से करना पड़ता है कि भाई उसको बोलना पड़ता है। तो साउंड पर्सन के ऊपर निर्भर न रहकर मैं अपना खुद ही अपना साउंड बना लेता हूँ। मेरे पास इक्विपमेंट हैं, मेरे पास प्रोसेसर हैं, वो प्रोसेसर से जैसा मैं चाहूँगा वैसा साउंड बन जाता है। यानी ख़राब से ख़राब साउंड सिस्टम में भी मैं अपना बेस्ट निकाल लेता हूँ। तो इस तरह का एक मैंने ये सोच किया, क्योंकि मैं बड़े बड़े जो कार्यक्रम में जब मैंने भाग लिया और ख़ासकर विदेशों में जहाँ हज़ारों की संख्या में लोग श्रोता आते हैं, इतने बड़े सिस्टम में और इतने बड़े उसमें आपको कुछ ऐसा साउंड बनाना पड़ता है जो बहुत ही पावरफुल हो। उसके लिए मैंने ये जो इसको इलेक्ट्रिफिकेशन किया, इसका इलेक्ट्रॉनिक, ये जो है ब्रिज के नीचे मैंने एक वो वायर लगाया और वायर से इसकी वाइब्रेशंस एम्पलीफायर में जाती हैं और उसके बीच में एक प्रोसेसर रहता है। तो ये मेरा अभी का एक नया मैंने सोच लिया है। इसमें एक मैंने और किया है कि इसमें आपको 3 ऑक्टेव की आवाज़ें सुनाई देती। 3 ऑक्टेव मतलब 3 सप्तक, यानी 1, 2 और 3।
इन अभी तो मैंने अलग अलग बजाया, लेकिन एक ही स्ट्रोक में इनकी आवाज़ आपको कैसे सुनाई दे सकती है, ये इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि 3 आवाज़ एक स्ट्रोक में कैसे निकल सकती है। लेकिन मैंने वो संभव कर पाया मैं उसको, क्योंकि मैंने अमेरिका में कुछ रिसर्च किया, जो इक्विपमेंट आते हैं, जो प्रोसेसर्स आते हैं, उस पर मैंने रिसर्च वर्क किया और उसको उसमें ज्वाइन कर दिया, और इस तरह से एक आवाज़ से 3 आवाज़ निकालना शुरू किया, यानी मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक, 3 ऑक्टेव एक साथ सुनाई देते हैं। तो ये एक नया एक्सपेरिमेंट मेरी तरफ से क्लासिकल म्यूज़िक को हुआ, जिसमें ऐसा लगता है कि 2 या 3 आर्टिस्ट एक साथ बजा रहे हैं। वो एक तरह से ऑर्केस्ट्रा जैसा लगने लग जाता है कि ये कंबाइन कुछ आवाज़ आ रही है। तो इस तरह का एक एक्सपेरिमेंट मैंने किया। संगीत की यात्रा चलती रही। देश में मुझे अच्छा रेस्पॉन्स मिला, सब लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया। शुरू में ज़रूर होता है कि अरे ये तो वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है, इस पे क्या बजेगा, ये क्या वेस्टर्न म्यूज़िक बजाएगा, ऐसा सवाल आता था शुरू में। लेकिन जब मैं उनको 1 घंटे अपना क्लासिकल म्यूज़िक का प्रोग्राम सुना देता था, तब उनकी सारी भ्रांतियाँ दूर हो जाया करती थी, और तब वो मुझे उन्हीं लोगों ने आशीर्वाद दिया जो पहले अपोज करते थे, और उन्होंने मेरा ये कहा कि ये तो साज आप इसको कहाँ से कहाँ ले गए, ये तो बहुत इसका यू हैव ए ब्राइट फ्यूचर। मेरी मदर ने भी मुझे कह दिया था कि लगे रहो, अपनी कल्पनाशीलता को ज़रूर आयाम दो और उसमें पीछे मत हटो, यू विल बी ए विनर आफ्टर 25 ईयर्स। और उनका आशीर्वाद मुझे सच में मिला कि मैं जब से मैंने साधना शुरू की उसके 25 साल के बाद में मेरा बहुत अच्छा समय, देश के बड़े बड़े संगीत सम्मेलनों में मुझे सम्मान दिया, कार्यक्रम हुए, और विदेशों में करीब 80 देशों में मैं अपना ये मोहन वीणा वादन प्रस्तुत करके आ चुका हूँ। मेरे एल्बम्स निकले, मुझे अवार्ड्स मिल गए। अवार्ड्स ऐसा होता है कि भारत सरकार की तरफ से मुझे जो अवार्ड मिला उसकी कोई अपार खुशी है, उसका कोई सानी नहीं है। मुझे पद्मश्री मिला, मुझे संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला, और फिर मुझे पद्म भूषण भी मिला, तानसेन अवार्ड भी मिला, और कई तरह के अवार्ड्स मिले। और फिर विदेशों में मुझे ग्रैमी अवार्ड मिला। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है दुनिया में। जैसे ऑस्कर होता है फिल्म के लिए, ऐसा ग्रैमी होता है म्यूज़िक के लिए। तो उसमें वर्ल्ड म्यूज़िक कैटेगरी होती है एक, ये पूरी दुनिया से उसमें रिकॉर्डिंग्स आती हैं कि 10,000 रिकॉर्डिंग्स आ गई। उसमें से वो चुनते हैं कि पहले 5 जो कैटेगरी होती हैं, उस कैटेगरी में 5 एंट्री होती हैं। तो मेरा लक समझिए या जो भी कुछ कहिए कि मैंने एक अमेरिकन गिटार प्लेयर राय कूडर के साथ में एक फ्यूज़न किया था, और उस एल्बम का नाम रखा था अ मीटिंग बाय द रिवर। ए मीटिंग बाय द रिवर यानी 2 संगीत की विभिन्न धाराओं का मिलन, ये उसका टाइटल था। यानी एक तो वेस्टर्न म्यूज़िक है जो गिटार पे बजा रहे हैं राय कूडर, एक मेरा ये इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है जो मैं इस पे बजा रहा हूँ मोहन वीणा पे। तो इन दोनों का सम्मिश्रण हुआ और इसका नाम अ मीटिंग बाय द रिवर रखा, जिसको हमको मतलब दुनिया में बहुत सारे अवार्ड मिले, और उसमें सबसे बड़ा अवार्ड ग्रैमी होता है, आप जानते ही हैं सब। तो ग्रैमी अवार्ड मुझे 94 में मिला इसी साज पर, और ये एल्बम पे अ मीटिंग बाय द रिवर में। तो इस तरह से ये मेरा सफ़र चलता रहा और चल रहा है। अभी क्लासिकल म्यूज़िक जो है ये क्लासिकल म्यूज़िक हमारे देश की धरोहर होती है, यानी हमारी संस्कृति का अंग है एक।
जैसे कि आप मॉन्यूमेंट को देखते हैं कि 1500 साल पुराना कोई मंदिर है या कुछ भी है, इसी तरह ये हमारा संगीत भी एक मॉन्यूमेंट की तरह है। वो स्ट्रक्चर नहीं है लेकिन वो एब्स्ट्रैक्ट है। तो ये क्लासिकल म्यूज़िक की ये विशेषता है कि ये ट्रेडिशनल म्यूज़िक है, और ट्रेडिशन कब से चलती आ रही है? वैदिक काल से चलती आ रही है। हमारे यहाँ वेद की जो ऋचाएँ होती थी उनका जब उच्चारण होता था तो 3 स्वरों में होता था, आपने भी ज़रूर सुना होगा। तो इस तरह से वो धीरे धीरे फिर उसमें बढ़ाव हुआ और 7 स्वर बन गए। शास्त्रीय संगीत में हम लोग 7 स्वर कहते हैं। 7 स्वर शुद्ध स्वर कहलाते हैं, और कोमल तीव्र मिला के 12 स्वर होते हैं, यानी एक सप्तक में 12 स्वर हो जाते हैं। और फिर उनमें से कुछ स्वरों को लिया तो उससे एक राग की रचना हो गई। तो ये मैथमेटिक्स की पूरा हो गया कि 1 2 3 4 5 6 7 वो कर दिया और फिर उसमें राग की नए नए राग बनने लगे। तो इस तरह शास्त्रीय संगीत, और फिर उसको जो रचनाएं होती हैं जो शास्त्रीय संगीत में वो निबद्ध होती हैं, यानी कंपोज होती हैं, उनका स्वरूप निर्धारित होता है कि वो ऐसे चलेगा कि गा म रे सा, तो गा म रे सा नी द नी सा रे पा गा म सा रे सा रे रे पा म पा नी द सा नी रे सा नी द नी पा म पा गा म रे सा नी द नी। ये स्वरूप निर्धारित कर दिया कि ये मियाँ मल्हार का ये स्वरूप आएगा। अब इसमें जो रचनाएं होंगी बादलों से संबंधित होगी, बिजली से संबंधित होगी, वर्षा ऋतु है ये राग। तो इस तरह के अलग अलग कंपोजिशन होते हैं। फिर उसमें बढ़त होती है, फिर उसमें रस और भाव और भावना की सृष्टि होती है, क्योंकि अल्टीमेटली म्यूज़िक इज़ द नेम ऑफ एक्सप्रेशंस। आपका जो इनर फीलिंग्स है, हाउ यू कैन टेक इट आउट, उसको कैसे आप एग्जीक्यूट करते हैं, उसी का नाम म्यूज़िक है। हम नृत्य क्यों करते हैं? खुशियाँ। जब हम बहुत खुश होते तो कहते हैं कि अरे तो नाचने लगा मन मयूर, तो वो मतलब देखिए उसका मतलब कि बहुत खुशी है। इसी तरह संगीत में भी एस्थेटिक्स होते हैं। शास्त्रीय संगीत में सौंदर्य भाव होता है उसमें, कि अगर आप मीरा के प्रभु गिरधर नागर कर रहे हैं तो आपके समक्ष पूरा चित्र, उसका चित्रण हो जाता है कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, तो आपको लगेगा कि वास्तव में मीरा खड़ी हुई है सामने। तो कलाकार को ये मेहनत करनी पड़ती है कि वो चित्र ना होते हुए भी वो चित्र खींचना पड़ता है श्रोताओं के मन में, खुद के मन में। हमको स्वयं दिखनी चाहिए मीरा, तब हम ये गा सकते हैं अच्छी तरह। तो इस तरह का शास्त्रीय संगीत में ये पूरा ट्रेडिशनल आर्ट है, और इसको समझने वाले कम है, मैं मानता हूँ क्योंकि पॉपुलर म्यूज़िक पॉपुलर होता है, जैसा कि शब्द से ही क्लियर हो जाता है कि पॉपुलर म्यूज़िक। तो पॉपुलर म्यूज़िक में कई एलिमेंट और भी आ जाते हैं, उसमें सिर्फ शास्त्र नहीं होता है, उसमें कई चीज़ें आ जाती हैं, इसलिए वो ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है। जैसे कि हम कहते हैं कि बॉलीवुड म्यूज़िक है, तो बॉलीवुड में कई चीज़ें आती हैं, कई मसाला भी लग जाता है, कुछ भी लग जाता है, तड़का लग जाता है। तो वो म्यूज़िक तो बहुत प्योर अच्छा होता है, लेकिन उसके साथ की जो चीज़ें होती हैं वो उसमें जुड़ती जाती हैं। तो शास्त्रीय संगीत में ऐसा नहीं है। शास्त्रीय संगीत का उद्देश्य मात्र मनोरंजन करना नहीं है। शास्त्रीय संगीत का जो उद्देश्य है वो है कि आपके दिमाग में सुकून, शांति और आध्यात्म भाव पैदा करना। तो आध्यात्म भाव कैसे पैदा होगा? जब संगीत शुद्ध होगा। संगीत शुद्ध होगा यानी कि उसमें कोई भी ऐसा वर्णन नहीं होगा या कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं होंगी कि उसमें चमत्कार हो गया, ऐसा नहीं। ये संगीत, शास्त्रीय संगीत बहुत ही गहराई लिए हुए होता है, तो इसको समझने वाले कम होते हैं, मैं मानता हूँ। और जो इसको अपनाने वाले होते हैं, यानी हम कलाकार लोग, वो भी अब उंगलियों पे गिनने लायक रह गए हैं। तो अब अभी वक्त ये है कि इन कलाओं को, शास्त्रीय संगीत को हमको बहुत बढ़ाना है, उसको मेंटेन करना है, उसका संरक्षण बहुत ज़रूरी है। प्रोपोगेशन एंड प्रमोशन, ये दो चीज़ें शास्त्रीय संगीत के लिए बहुत आवश्यक है। वो हमको सबको मिल के प्रयास करना चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूँ संसद टीवी ने ये शुरुआत की कि कम से कम हम अपनी बात तो बता सकें श्रोताओं को। ये अभिव्यक्ति कार्यक्रम जो आप देख रहे हैं, इसमें क्या हुआ कि हम
हमको अपने दिल की बात कहने का मौका दिया। तो इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सनसेट टीवी को कि उन्होंने ये कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें कला और उसकी जो कलाकृति है उसको सामने लाने का मौका मिला। और इसी के साथ आज की अभिव्यक्ति की इस कड़ी में इतना ही। आज हमने जाना मोहन वीणा के बारे में। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको लगातार शास्त्रीय गायन, नृत्य, संगीत की विभिन्न शैलियों के बारे में लगातार जानकारी देते रहेंगे। अभिव्यक्ति की अगली कड़ी में हम आपको मिलवाएंगे कुचिपुड़ी नृत्य के महारथी राधा और राजा रेड्डी से। बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार।